Hello friends, welcome to this lesson of class 9th chapter 1 chemistry matter around us. This lesson will be a bilingual one in which I'll be using English medium text but the explanation will be in Hindi so that it could reach more number of people and it could be beneficial for more. Let's start. I am Rahul Unyal and the name of the chapter is Matter Around Us. I'll try to complete the entire chapter in this video. मैटर अराउंड अस हम आज पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक वीडियो और है मैटर अराउंड अस का, जिसमें हमने मैटर के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को कवर किया था। इस वीडियो में एक बार फिर से मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करूंगा आपके साथ और आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को आज पढ़ने जाएंगे उसमें से पहला है मैटर, इट्स डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम मैटर की डेफिनेशन, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन, उसके एप्लीकेशंस, ब्राउनियन मोशन, स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इवेपोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसमें 2 टॉपिक्स डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर से बाहर आता है। स्टार्ट करते हैं। मैटर। Now, matter is anything that occupies space and has some mass. यानी कुछ स्पेस, कुछ जगह वो ऑक्यूपाई करता है और कुछ उसका मास होता है, कुछ उसका वजन होता है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिसका कुछ वजन होगा, उस चीज़ को हम कहेंगे कि वो मैटर है। मैटर किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। हिस्टोरिकली बात करें तो बहुत पुराने टाइम में हमारे जो सीक्रेट टेक्स्ट हैं उनके अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स विच वी कॉल द पंच तत्व: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बट द मॉडर्न साइंस सेज दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सब कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को साइंस की लैंग्वेज में हम एटम्स का नाम देते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं: चेयर, बेड, रिवर, माउंटेन्स, डॉग, ट्री, बिल्डिंग्स। ये सारे मैटर हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे: मिल्क, कोका कोला, बेल, बलून्स, अ फ्रूट, बुक्स, अ हॉट एयर बलून, अ पेन। ये सारे मैटर के एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं और इनका कुछ मास भी होता है। स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास होना, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी चीज़ फुलफिल करेगी उस चीज़ को हम मैटर की कैटेगरी में रखेंगे। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं कि मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अगर एटम्स की बात करें तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जो भी मैटर हमारे आसपास है वो एटम्स का बना हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एटम्स को समझने के लिए। हम एक चॉक पीस लें और उस चॉक पीस को तोड़ना शुरू करें। एक चॉक पीस को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। तोड़ते तोड़ते एक सबसे छोटा ऐसा पीस हमारे हाथ में आ जाएगा जब हमें वो चीज़ दिखना बंद हो जाएगी। वो सबसे छोटा पीस जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और नहीं बांट सकते, उसे हम कहेंगे कि वो एक एटम है। एटम इतना छोटा होता है कि उसको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इनफैक्ट एटम इतना छोटा है कि हम उसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है मैटर की वो है दैट पार्टिकल्स, जो मैटर की जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड विद द नेकेड आई। वो इतना छोटा है कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दीज पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और इसीलिए अगर हम रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे कर दें तो उस परफ्यूम की स्मेल रूम के सभी कॉर्नर्स तक हमें महसूस होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उस मैटर के वो मूव कर रहे हैं।
और उनके मूवमेंट की वजह से वो जो स्मेल है जिसे रूम के कॉर्नर में होना चाहिए था वो पूरे रूम में फैल जाती है। फिर आता है दैट पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये स्पेस सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पे वेरी करता है। सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, गैसेस में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड्स और गैसेस के बीच का स्पेस होता है, ना सॉलिड जितना कम ना गैसेस जितना ज़्यादा, बट पार्टिकल्स में स्पेस होता है। और शायद इसीलिए गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी चीज़ आसानी से एडजस्ट हो जाती है। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर आप अपना हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता। पर गैस हमारे आसपास गैस ही गैस है, लेकिन हम उस गैस में आराम से चल सकते हैं, अपने हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है। और ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी चौथी प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ये सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में और गैसेस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। दो प्रॉपर्टीज के नीचे हमने एग्जाम्पल दिए हैं जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम इस एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे हम नाम देते हैं एक्टिविटी 1। इस एक्टिविटी में हमने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने कुछ सॉल्ट डाल दिया, 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने के बाद हमने उस सॉल्ट को अच्छे से हिला दिया। अगर आप घर में इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक ग्लास के अंदर अगर नमक डालने के बाद उसको हिलाते हैं तो नमक गायब हो जाता है। तो ये नमक कहाँ गायब हो गया? क्या नमक खत्म हो गया? नहीं, उस पानी में नमक का टेस्ट आ गया, यानी कि नमक उस पानी के अंदर ही है पर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि नमक घुल के अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गया। नमक के एटम पानी के एटम्स के बीच में चले गए और एटम के लेवल पे आने पर हम चीज़ को नहीं देख सकते, इसीलिए नमक हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन नमक वहाँ पर होता है। जिससे ये बात प्रूव हो जाती है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड ये स्मॉल पार्टिकल्स दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद नेकेड आईज। दूसरी एक्टिविटी जो आपकी स्क्रीन पे है, इस एक्टिविटी में हम एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने कोई कलर्ड सॉल्यूशन डाल दिया, कोई चीज़ ऐसी डाल दी जिससे वो सॉल्यूशन कलर्ड हो गया। इसके अंदर से हमने 10 ग्राम या 10 ml कलर्ड सॉल्यूशन लिया और उस कलर्ड सॉल्यूशन को हमने दूसरे बीकर में डाल दिया। फिर इस दूसरे बीकर से हमने 10 ml लिया, उसको तीसरे बीकर में डाल दिया। इस तीसरे बीकर से 10 ml लिया और चौथे बीकर में डाल दिया। हर बार हम देखेंगे कि जो कलर है वो लाइट होता जाएगा लेकिन कलर खत्म नहीं होगा। इसका मतलब द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तभी वो इजीली मिक्स हो जाता है एंड दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो इस पानी का स्पेस था उसमें वो कलर्ड सॉल्यूशन आ गया और वो कलर्ड सॉल्यूशन और पानी इस 10 ml के अंदर से इस बीकर में आया, थर्ड बीकर में, थर्ड से 10 ml लिया फोर्थ बीकर में। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो कम होते जाते हैं कलर्ड सॉल्यूशन के, उस कलर के पार्टिकल्स कम हो गए लेकिन खत्म नहीं हुए और लास्ट फिफ्थ बीकर में भी हमें कलर दिखा। जिससे हम ये क्लेरिफाई कर सकते हैं कि अगर कलर दिखा तो कलर दिखने का मतलब है कि अभी भी जो सेकंड बीकर में हमने कलर्ड सॉल्यूशन डाला था उसके कुछ पार्टिकल हमारे इस फिफ्थ बीकर के अंदर भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी कि 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के। तो जो मैटर के 3 बेसिक स्टेट्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। हालांकि मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा ये भी होता है, बट अभी 9th लेवल पर इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल्स हमने नहीं पढ़नी। 9th में हमने जो डिटेल्स पढ़नी है वो सिर्फ 3 स्टेट्स के बारे में पढ़नी है, जिसमें से हमारी पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर हम बात करें तो जो पहली स्टेट है सॉलिड, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड की बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, और गैसेस की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल साइड पर आपको डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा।
सॉलिड के सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास हैं, बीच में स्पेस बहुत कम है। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास हैं, लेकिन बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत दूर दूर हैं, और यही कारण है कि गैस जिस भी यूटेंसिल में, जिस भी बर्तन में रखी जाए, गैस उसके अंदर पूरा भर जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं अपनी पोजीशन को छोड़ के। सॉलिड का सेकंड प्रॉपर्टी है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस स्ट्रॉन्ग, और गैसेस में इट इज निग्लिजिबल, मतलब गैसेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स। इन गैसेस द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, शायद ये पॉइंट गलत आ गया। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द सॉलिड्स, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स इज वेरी हाई, बट इन लिक्विड्स इट इज इवन हायर देन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे थे, जिसमें मूवमेंट कम थी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि थोड़ा मूव करते हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होगी। और गैसेस की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इस रैंडम मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन भी कहा गया है। फिर होता है शेप। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर मेरे पास एक पेन है तो वो पेन स्कूल में भी उसकी शेप और वॉल्यूम वही रहेगी। उस पेन को मैं घर ले आऊँगा तो घर लाने के बाद भी उस पेन की शेप और वॉल्यूम वही रहेगी। उस पेन को मैं कहीं और अपने साथ ले जाऊँगा तो भी उसकी शेप और वॉल्यूम वही रहेगी। लेकिन अगर लिक्विड की बात करी जाए तो लिक्विड की शेप कांस्टेंट नहीं होती, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है लेकिन शेप कांस्टेंट नहीं होती। अगर 1 लीटर पानी को ग्लास में भरा जाए तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, उसे जग में डाला जाए तो वो जग की शेप ले लेगा, उसे फ्लोर पे गिरा दिया जाए तो वो फ्लोर की शेप ले लेगा, वो फैल जाएगा। और गैस की बात करें तो गैस की ना तो शेप कांस्टेंट होती है और ना वॉल्यूम। अगर उसे एक जार में भरेंगे तो वो जार की शेप एक्वायर कर लेगी, अगर उसको कंटेनर में भरेंगे तो वो कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेगी। ना कांस्टेंट शेप ना कांस्टेंट वॉल्यूम। सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए सॉलिड्स इतनी इजीली डिफ्यूजन नहीं करते। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए लिक्विड्स डिफ्यूज करते हैं। और गैस की डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी यानी कितने स्पेस में कितने एटम्स हैं। तो हम देख के अपने आप ही बता सकते हैं कि कम स्पेस में सॉलिड के ज़्यादा एटम्स आते हैं, लिक्विड के कम आते हैं और गैसेस के सबसे कम आते हैं। फिर बात करते हैं लास्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। लिक्विड्स को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऑलमोस्ट यानी कि बिल्कुल ना के बराबर ही कंप्रेस होते हैं। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, इसीलिए गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। 1 मिनट लेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे लिखे हुए इन डिफरेंसेस को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग मैटर इन सॉलिड स्टेट। साथ में एक डायग्राम आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। हम बात करते हैं कि अगर किसी मैटर को हीट किया जाए तो क्या होगा। सॉलिड स्टेट से बात करते हैं कि हम सॉलिड स्टेट से किसी मैटर को हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर क्या होगा। जब हम सॉलिड स्टेट में किसी मैटर को हीट करते हैं तो हीट करते समय होता क्या है कि उस मैटर के, अब सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। और हीट सप्लाई करने की वजह से उसके पार्टिकल्स में एक मूवमेंट आता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये सॉलिड स्टेट है और इस सॉलिड स्टेट को हम, अब सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है। हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जब हम सॉलिड स्टेट को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा
कि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करना शुरू करते हैं, ये एनर्जी गेन करना शुरू करते हैं हीट से, और एक टाइम ऐसा आता है ये इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक रैंडम मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के, और गैशियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम सेम यही एक्सपेरिमेंट वाटर के लिए देखते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर देखेंगे 809 केल्विन, अगर हम इसको कूल करना स्टार्ट करें तो जो पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी धीरे धीरे पार्टिकल्स के पास से निकलना शुरू हो जाएगी। और अगर पार्टिकल्स अपनी एनर्जी देंगे तो गैस स्टेट का सब्सटेंस लिक्विड में आ गया। आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पे, जो सब्सटेंस जो वाटर था, जो अभी गैस स्टेट में था, वो धीरे धीरे वाटर स्टेट में आ गया, और वाटर से पार्टिकल्स एकदम पास पास आ गए, और ये आ गया आपका सारा का सारा वाटर सॉलिड स्टेट में, जो पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए। तो किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करेंगे और वो सॉलिड स्टेट में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी स्क्रीन पे, आप देखिए इफेक्ट ऑफ हीटिंग मैटर इन अ सॉलिड स्टेट। तो जब हम हीट करते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इवन आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जब हम आइस को इस बीकर में लेते हैं, हमने इस बीकर में आइस को लिया, और आइस को लेने के बाद हमने इसे हीट करना शुरू किया। जो थर्मामीटर यहाँ पे लगा है, इस थर्मामीटर पर टेम्परेचर हमेशा 0 रहता है। आइस को हम कॉन्टिन्यूसली हीट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 0 से बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में उठेगा कि अगर आइस मेल्ट हो रही है और अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा? जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? तो इसका आंसर है कि जब तक स्टेट चेंज नहीं होगी तब तक सारी एनर्जी आइस एब्जॉर्ब करेगी अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। एक बार आइस की स्टेट चेंज होकर लिक्विड हो गया तो फिर उस लिक्विड का टेम्परेचर 0 से बढ़ के 1, 2, 3, 4 इंक्रीज होता जाएगा। इसको हम कहते हैं आइस के पास एक छुपी हुई हीट, एक लेटेंट हीट होती है। दिस हैपन्स नाउ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat is used in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that this is hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. The word latent means hidden. So all the heat which is being provided to the ice is being absorbed by the ice to change its state from solid to liquid. On increasing the temperature of solids, now this is a very interesting phenomena and it is very important also. On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. अभी जो एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई थी वो भी यही थी कि जब हम पार्टिकल्स को हीट सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते थे क्योंकि उनके पास एनर्जी आ जाती है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये एनर्जी आने के बाद पार्टिकल्स अपनी जो एनर्जी, जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम कर जाते हैं एंड द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, स्टार्ट मूविंग फ्रीली। वो फ्री मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। A stage is reached when the solid melts and is converted to liquid. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर हम सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लिक्विड को हीट करें, पानी को हीट करें, तो पानी का भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और वो 100 पहुंच जाएगा। लेकिन 100 डिग्री के बाद पानी का टेम्परेचर 101 कभी नहीं होगा, क्योंकि 100 के बाद पानी
गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पार्टिकल का टेम्परेचर 100 हुआ उसने थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करी हीट से, गैस बन गया, वाटर वेपर बन गया। और 100 के बाद जो एनर्जी जो वाटर वेपर होगा वो कन्वर्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री पर वाटर और 100 डिग्री पर वाटर वेपर, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करा जाए तो 100 डिग्री वाटर वेपर के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछते हैं कि आउट ऑफ water and steam both at 100 degree C, what will cause more burns? वाटर यानी कि पानी और भाप दोनों का ही तापमान अगर 100 है तो कौन ज़्यादा घातक, कौन ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? तो याद रखिए, स्टीम जो भाप है वो 100 डिग्री पर ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जो भाप है उसके पास एक लेटेंट हीट, एक छुपी हुई हीट होती है, और ये छुपी हुई हीट जो होती है वो ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। तो आगे मूव करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की स्टेट को दो तरीके से चेंज करा जा सकता है, पहला टेम्परेचर को बदलकर और दूसरा प्रेशर को बदलकर। तो टेम्परेचर को बदलकर तो मैंने आपको बताया कि कैसे टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पर, लिक्विड को हीट करो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस को फर्दर हीट करूँगा, गैस को फर्दर हीट करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, गैस को कूल करूँगा तो वो लिक्विड में आ जाएगी, और लिक्विड को वापस कूल करूँगा तो वो सॉलिड में आ जाएगा।